नमस्कार दोस्तों। आपका सबका विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है 7 अक्टूबर 2023, सैटरडे है। हम वीकली वीडियो बनाते हैं और इस यूट्यूब चैनल में हम स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक न्यूज इसका एनालिसिस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स का बारे में बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, और जो इकोनॉमिक न्यूज रहेगी ग्लोबली या डोमेस्टिक मीन्स, तो उसका उस न्यूज के बारे में उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो बनाया था 2 अक्टूबर को। लाइन हमने लिखी थी वेटिंग फॉर क्वार्टरली रिजल्ट। तो हमने उसी हिसाब से मार्केट में मूवमेंट देखी और बाद में रिकवरी भी आई। उसके बारे में हम इंडेक्स का चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इंडेक्स में, तभी और उसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी ग्लोबली बात करेंगे इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से। जब हर महीना स्टार्ट होता है तो बहुत से इकोनॉमिक डेटा आते हैं हमारे इंडिया में, मीन्स भारत में आता है। ऑटो सेल्स डेटा आते हैं, देन बैंकिंग के बारे में कुछ डेटा आता है, देन अमेरिका का देखेंगे तो जॉब डेटा आता है, इन्फ्लेशन का डेटा आता है। तो हर महीने वो डेटा आते हैं। तो जब भी कौन सा भी महीना स्टार्ट होता है तो उस डेटा पे मार्केट में मूवमेंट हमको दिखती है और हर महीने दिखती है। तो इसी हिसाब से अमेरिका में डेटा आए, जॉब डेटा आया, वो पॉजिटिव आया। सब लोग बोल रहे थे कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, पॉजिटिव आएगा, गुड न्यूज इज बैड न्यूज। फिर भी अमेरिका का कल डाउ जोन्स ये +300 क्लोज हुआ। स्टार्टिंग में जब डेटा आने के बाद नीचे खुला, बाद में रिकवरी है। इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ जैसी के वैसी चीजें हैं। नया कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है और कोई भी नया निगेटिव न्यूज नहीं है ग्लोबली। जो जैसे ही 3 या 4 महीने थी वो चीजें वैसे की वैसे है। और लास्ट वीडियो में हमने 2 अक्टूबर डिस्कस किया था कि धीरे धीरे अमेरिका का जो डेटा है, जो भी इकोनॉमिक डेटा है, या यूरोप का भी जो भी डेटा है, उस पे अदर मार्केट, अदर ग्लोबल मीन एशियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जो भी रहेगी वो नॉन डिपेंडेंट होंगे। वो धीरे धीरे हम सबको रिजल्ट्स में, मूवमेंट में दिखाई देगा। वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो अमेरिका का और यूरोप का हम ज्यादा डेटा एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करके अगर डायरेक्शन पकड़ते हैं तो उसमें एक्यूरेसी लेवल कम हो सकती है। फिर भी अभी भी डेटा कंसिडर हो रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां, इधर की कंपनी उधर की कंपनी, दोनों जगह पे बिजनेस कर रही है धीरे धीरे, लेकिन नॉन डिपेंडेंट हो रहा है। तो अमेरिका का डेटा आया, लास्ट वीक में हमने वीडियो बनाया था उसके बारे में। उसके बाद में फेड चेयरमैन किसी सेमिनार में बोलने वाले थे, उसके ऊपर मार्केट में मूवमेंट देख रहा था। डाउ जोन्स पीछे नीचे नीचे जा रहा था। ऐसी निगेटिव न्यूज आएगी, वैसी निगेटिव न्यूज आएगी, फिर उसका इफेक्ट ग्लोबली पड़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं आया है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे तो मैं 6 महीने से या 9 महीने से बोल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ कि आरबीआई पॉलिसी रहेगी, ईसीबी पॉलिसी रहेगी या फेड की पॉलिसी रहेगी, वो नॉन यूनियन बन रही है। अभी हम डोमेस्टिक न्यूज पे जाएंगे। डोमेस्टिक न्यूज तो आरबीआई पॉलिसी आ गई थर्सडे को, कुछ भी नहीं आया। तो मार्केट में ये नॉन इवेंट हो रहा है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी का वैसा है। इन्फ्लेशन अमेरिका भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, ईसीबी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और हमारे भारत में आरबीआई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन अलग है, वो मैनिपुलेशन होता है, करते हैं, नई बात नहीं है दिखाने के लिए। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन
ज्यादा ही है कंपेयर टू 2020, कंपेयर टू 2018, 19 या 2021 की बात करेंगे फिर भी। तो ये जो निगेटिव न्यूज है, निगेटिव इम्पैक्ट करने वाली न्यूज है, वो जैसी का वैसी ही है। रशिया यूक्रेन का वैसे वैसे चल रहा है, ये चीजें चलती रहेगी। मिस अभी भी मार्केट को नीचे जाने के लिए बड़ा निगेटिव न्यूज चाहिए, उसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लास्ट वीक में भी किया था, उसके पहले भी वीक में बात किया था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने देख रहे होंगे, ये विवेक कुलते एनालिसिस टेलीग्राम चैनल है। वहां पे मैं मेरे व्यूज पोस्ट करता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, आफ्टर द मार्केट। दूसरी चीज है, एक ग्रुप है विवेक कुलते चैट, यहाँ पे मैं मेरा किसी का क्वेश्चंस रहेगा, क्वेरी रहेगा, तो उसका मैं आंसर देता हूँ जब भी टाइम मिलेगा, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट जल्दी देता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरी रहेगी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, आप पूछ सकते हैं। मेरा जो व्यू रहेगा मैं पोस्ट करूंगा, जैसे हम इंडेक्स के और स्टॉक के बारे में बात करते हैं वैसे व्यू। तो दोस्तों ये रही, डोमेस्टिक तो कुछ भी नहीं है। अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होगा तो वापस फिर फेस्टिवल में ऐसा बिजनेस होगा, ऐसा होगा, कमोडिटी मीन्स एफएमसीजी स्टॉक बढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसे ही। ये तो चलाते हैं, टेलीग्राम चैनल वाले चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और टीवी वाले चैनल चलाते हैं। ओवरऑल क्या है, आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। मैंने लास्ट वीक में भी बोला था कि मेरा व्यू पॉजिटिव अभी भी है। तो दोस्तों ये रहा इकोनॉमिक और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्लोबली एनालिसिस, नया कुछ भी नहीं है। अभी हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडेक्स में बारे में बात करते हैं तो डेली फ्यूचर का, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और डेली एनालिसिस। आपको पता है कम से कम 3 या 5 इंडिकेटर यूज करता हूँ, के ISS किस फॉर्मूला यूज करता हूँ, बहुत बार उसके बारे में बोल चुका हूँ। और सिंपल एक ट्रेंड लाइन और पैरेलल लाइन में एनालिसिस करता हूँ तो एक्यूरेसी लेवल ज्यादा से ज्यादा अच्छी होती है। लास्ट वीक में हमने ये ट्रेंड चैनल बनाया था, वो बड़ा चैनल था, लास्ट अप्रैल से चल रहा था, बड़ा बॉटम से अप आया, उसको मैंने निकाल दिया है। आप भी अगर चाहते हो तो आपका भी जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल रहेगा वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म चैनल बनाया था हमने लास्ट वीक में। आप लास्ट वीक का 2 अक्टूबर का वीडियो देख सकते हैं, ड्रॉ किया था तभी तभी हमने बात की थी कि अगर ये ब्रेक डाउन करके 19,400 निफ्टी के बारे में बात करें हम, 19,400 ब्रेक डाउन करके नीचे ही रहता है तो निफ्टी जाएगा 1900 मीन्स 19,000। उसके बाद सबकी चाहती लेवल, सबको लगता है जो बियर्स है उनको लगता है 18,500 आना चाहिए। 18,500 आने के बाद वो बोलेंगे 18,000 आएगा, फिर 18,000 आएगा तो उसके बाद में बोलेंगे और नीचे आएगा, उनकी चाहत है। एक बीच में का ये लाइन में डिलीट कर देता हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं हमें, ठीक है। तो ये बड़े बड़े दो नीचे सपोर्ट है, फिर भी अभी भी अगर ब्रेकडाउन करके निफ्टी नीचे आता है तो निफ्टी जाएगा 18,500 देन 18,200, ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन से, और धीरे धीरे जाएगा, 1 वीक में नहीं जाएगा। दूसरी बात है, तीसरी बात है, निफ्टी नीचे गया लेकिन ये देखो एक हैमर बोल सकते, छोटा सा हैमर बना डेली में, और दूसरे दिन निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ, मीन्स वापस जो अप ट्रेंड चैनल हमने बनाया है उसी में इंटर निफ्टी ने किया है। तो अगर आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है 18,400 सॉरी 19,400 है, अगर उस किसी कारण के नीचे जाता है बहुत जोर से या धीरे धीरे कंटिन्यूस सेलिंग या बड़ी न्यूज आती है तो आपको पता चलता है धीरे धीरे सेलिंग कैसी होती है, गैप डाउन गैप अप से नहीं, गैप डाउन से नहीं या गैप अप से ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद, तभी नहीं, धीरे 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 होगी।
वैसी होगी 19,400 के नीचे ऐसा पैटर्न दिखता है तो फिर 19,000 की तरफ जाएगा। नहीं तो बुलिश कहाँ पे है, अगर 19,750, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 19,750 के ऊपर खुलता है, मीन्स मंडे या ट्यूसडे वहां पे रहता है, तो फिर जाएगा 20,000 की तरफ निफ्टी जा सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये जो हमने बड़ा ट्रेंड चैनल बनाया है उसका सेंटर लाइन जो है, ये सेंटर लाइन ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा। वो कैसे आता है, मीन्स ऐसा जाता है क्या, इमीडिएट जाता है, उसके ऊपर रहेगा कौन सा आता है, लेकिन ये सेंटर लाइन का जो भी लेवल आती है उसी दिन वही टारगेट रहेगा 20,000 के ऊपर। तो दोस्तों रेजिस्टेंस 20,000 है और सपोर्ट 19,400 है। अगर 20,000 ब्रेकआउट किया तो ऊपर इसको भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा। अगर कुछ निगेटिव न्यूज आती है तो वापस नीचे आने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए निफ्टी को। इंपॉर्टेंट बात है, हमने लास्ट टाइम बोला था वेटिंग फॉर ट्रिगर रिजल्ट सीजन। अभी रिजल्ट सीजन किसी का एक या दो कंपनी का आ चुका है, लेकिन वो निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक से निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में डिस्कशन होगा, उसके बारे में एनालिसिस होगा। बड़े बड़े जो एनालिसिस्ट रहते हैं, कंपनीज रहती है, उनका फोरकास्टिंग करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसके हिसाब से मूवमेंट होगी और रिजल्ट आने के बाद फास्ट मूवमेंट उस स्टॉक में आएगी। उस और जो अगर उसका वेटेज जैसे है निफ्टी में, उसे हिसाब से निफ्टी में हम मूवमेंट दिख सकती है। अभी 7 तारीख के 9 तारीख से शुरू में 10 तारीख के बाद तो रिजल्ट थोड़े थोड़े आना ज्यादा कंपनी के शुरू हो जाएंगे। पहले तो आईटी का आता है। तो ये और एक बात हमने डिस्कस की थी, ये जो मैंने ब्लू लाइन निकाली है, अगर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता है तो एक राइजिंग वेज बनेगा यहाँ से। अभी लास्ट टाइम में भी बोला था, डिस्कस किया था कि निफ्टी यहाँ पे टच करके अगर नीचे आता है तो फिर वापस नीचे आएगा, फिर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है निफ्टी में, क्योंकि ये फॉलिंग वेज बन सकता है। निफ्टी की बात है, अभी भी याद रखिए, लास्ट टाइम में भी हमने इसके बारे में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मार्केट रिजल्ट डिपेंडेंट है इलेक्शन के, हम अभी फर्स्ट दौर तक आ चुके हैं। धीरे धीरे अक्टूबर होगा, फिर दिवाली होगी, बाद में दिसंबर से हम पूरा इलेक्शन मोड में एंट्री करेंगे, तभी मिस निफ्टी और स्टॉक के बारे में, उसके बारे में वैसा डिस्कशन होगा, मूवमेंट हमको उसी हिसाब से दिखाई देगी। तो ये रहा निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पे जा सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में हमने बात की थी, डबल बॉटम सॉरी टॉप बन चुका है हिसाब से, यहाँ पे बात की थी, सितंबर की बात थी। अभी अक्टूबर 2 अक्टूबर में बात की थी, तभी बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया जितना निफ्टी नीचे आया था। तो बैंक निफ्टी ने वापस, देखो हमने ये अब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चैनल बनाया था, तो उसको वापस सपोर्ट लेके वापस बैंक निफ्टी 44,500 तक रुका है। लेकिन सभी आप कैंडल्स देखते हैं तो दोजी कैंडल्स है, ये भी दोजी है, ये भी थोड़ा सा दोजी से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, ये तो पूरा रेड था। उसके पहले भी आप देख रहे थे नियरली दोजी है, मीन्स कंफर्मेशन नहीं है, बैंक निफ्टी कंफर्म नहीं कर रहा है कि ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन नीचे आने के बाद वापस बाइंग आती है, तो कंफर्म नहीं है। दूसरी बात हो सकती है कि बड़े बैंकिंग स्टॉक से पैसा निकल के छोटे बैंकिंग स्टॉक में जा रहा है। इसके बारे में टेलीग्राम चैनल में मैंने 15 दिन या 1 महीने पहले बात की थी। तो सेकंड लाइन बैंकिंग स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे मनी फंड शिफ्टिंग का, ट्रांसफरिंग का यहाँ पे कैंडल्स में दिख रहा है। अभी सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट सीधा है 43,800,
यहाँ से नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा निफ्टी के हिसाब से। अगर संभलता है, मान लो अगर 45,000 के ऊपर खुलेगा तो नहीं 500 पॉइंट, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को उधर जाके ऊपर ब्रेकआउट करता है, मीन्स वेनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन अगर 45,000 के ऊपर क्लोज होता है तो मान लेना बैंक निफ्टी सीधा 46,500 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप दिखता है, लेकिन मैंने इस टाइम तभी बोला था डबल टॉप है, लेकिन अदर पैरामीटर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का डबल टॉप के हिसाब से हम बोलते हैं साइडवेज में भी जा सकता है। नेक्स्ट वीक में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आके रुकता है तो हम इस चैनल को, अभी ये जो डार्क दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन का, इसको निकाल देंगे और एक साइडवेज चैनल बैंक निफ्टी का निकालेंगे, और तभी ये जो बड़ा अप ट्रेंड चैनल है वो भी निकाल देंगे। अभी दो चीजें हो सकती है। बैंक निफ्टी अगर बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बैंक निफ्टी इस अप ट्रेंड चैनल का ये टॉप लाइन को क्रॉस करके इस बड़े चैनल में अगर एंट्री करता है तो बैंक निफ्टी और बुलिश हो जाएगा। रिजल्ट के ऊपर ये सब मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सपोर्ट है 43,800 और रेजिस्टेंस है 45,000। 45,000 के ऊपर खुलता है तो 45,500, देन ये गैप भरने के लिए इजीली जाएगा। मीन्स ये गैप कौन सा रहेगा, 45,600 और 700 टू आएगा ये 46,100, मीन्स 400-500 का पॉइंट का गैप भरेगा अगर बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर क्लोज होता है। कभी भी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में कभी भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, अभी भी बैंकिंग के रिजल्ट अगर निगेटिव आते हैं, ग्लोबली कोई भी निगेटिव न्यूज आती है तो फिर बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा कंपेयर टू निफ्टी। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका एनालिसिस। हम हर बार में डाउ का भी बात करते हैं, तो ये डाउ जोन्स का मैंने एक चार्ट बनाया। मैंने हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये जो चैनल है डाउन ट्रेंड चैनल है, अप ट्रेंड का चैनल है। डाउन ट्रेंड चैनल मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स ने अप ट्रेंड चैनल को ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड चैनल में एंट्री की थी, लेकिन उसको इस होल्ड करके वहां पे क्लोज हुआ है, मीन्स फ्राइडे को, मीन्स नियरली 300 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। जॉब डेटा पॉजिटिव आया, सबको लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से बढ़ेंगे, लेकिन डॉलर इंडेक्स गिरा और डाउ इंडेक्स ऊपर है। मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, उन्होंने तो अभी तक फेड की पॉलिसी में उन्होंने डिक्लेयर ही किया कि हम इतने बढ़ाने वाले हैं, तो उसका डिस्कशन करके कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बढ़ा नहीं वाले, तो उसमें नया कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट्स थे वो कवर हो चुके होंगे फ्राइडे को, क्योंकि 8 बजे के बाद ही, मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद ही डाउ इंडेक्स में बहुत अपसाइड आई थी। फ्राइडे की बात है, आज सैटरडे। तो डाउ इंडेक्स के बारे में अगर मान लो यहाँ पे डाउ इंडेक्स में देखो, एक आप डाउ थ्योरी पता है तो एक एबीसी बन रहा है बेरिश का। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ज्यादा से ज्यादा डाउ इंडेक्स जाएगा 34,000 की तरफ, या यहाँ पे ही 33,700 की तरफ। अगर मान लो किसी वजह से मंडे ट्यूसडे को 34,000 अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये साइडवेज करेक्शन हम मान सकते हैं डाउ इंडेक्स में, और वापस एक जर्नी अपसाइड हो सकती है। नहीं तो अगर डाउ इंडेक्स वापस मंडे ट्यूसडे को इस डाउन ट्रेंड चैनल के नीचे ही ट्रेड करता है, उसमें ही क्लोज होता है, तो फिर डाउ इंडेक्स जाएगा नीचे, हो जाएगा धीरे धीरे 31,400 की तरफ। आप ये रिट्रेसमेंट देख सकते हैं जो मैंने निकाला है, आप आपके ट्रेडिंग टर्मिनल भी निकाल सकते हैं।
अगर इस डाउन ट्रेंड चैनल के नीचे रहता है तो जाएगा 31,400 को। अगर नहीं होता है तो फिर 34,000 के ऊपर जाता है किसी वजह से, कारण की वजह से, या शॉर्ट है मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में वो स्क्वीज होते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से, फेड की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो 34,000 अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो फिर डाउ जोन्स वापस इस अपट्रेंड चैनल में एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद उसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी, निफ्टी और डाउ इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा गोल्ड के बारे में बात करता हूं। मैंने ट्वीट किया था, देखो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। हाँ, और एक आरबीआई की पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ। एक ग्रैन्यूल्स के बारे में मैंने एक महीना बात की थी, चार्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। उसका जो मेरा टारगेट वो आ चुका है, 365 का हाई बन चुका है। देखो ये यहाँ पे मैंने, देखो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ट्वीट नहीं, पोस्ट देख सकते हैं। अब ये इस टेलीग्राम में है, हम 29 सितंबर 2022 को मैंने पोस्ट किया था। वो पोस्ट भी दिखा देता हूँ, डार्क करता हूँ। आर रिटेलर एनपीए बिग इश्यू कैन कम इन 2023, आरबीआई शुड मेक व्यू ऑन इट, अदरवाइज सम ऑफ द बैंक्स डाउन, डिफॉल्ट हो सकते हैं, अभी भी वो चांसेस है। उसके बारे में आरबीआई ने 6 अक्टूबर के आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई गवर्नर ने उसके बारे में बात की थी। 1 साल लगाया है, बहुत फास्ट है। जब ऐसा होगा तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आरबीआई को, अगर रिटेलर का इनपीए बढ़ता है तो बहुत दिक्कत होगी। गोल्ड के बारे में मैंने गोल्ड का चार्ट के बारे में बताया था, कहाँ पे तो भी मैंने गोल्ड के बारे में लिखा है, जाने दो, मैं गोल्ड सर्च कर देता हूँ। ये पोस्ट है, एक्यूमुलेट मोर मनी टू बाय गोल्ड बिटवीन 48,000 to 50,000 सीएमपी 60,000। ये पोस्ट था 21 अप्रैल 2023। जब ये 61,000 था, 60,000 एमसीएक्स में था, अभी है 56,800। मिस मार्केट 21 अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ पे था नियरली। यहाँ से हमने डिस्कशन किया था, बाद में हेड एंड शोल्डर बन चुका है, और अभी वापस ऊपर नीचे आके गोल्ड आ गया 56,800। अगर इसको मैं जूम इन करता हूं, आप चार्ट देख सकते हैं। अगर वीकली करते हैं, देखो ये राइजिंग वेज का पैटर्न है लॉन्ग टर्म, किसका, गोल्ड का। ये लाइन और ये लाइन ऊपर जाके ब्रेकआउट किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, उधर हेड एंड शोल्डर बना, और गोल्ड नीचे है। अभी गोल्ड की कहाँ पे आ सकता है, अगर इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन पकड़ते हैं यहाँ पे, या दिसंबर तक बोल सकते हैं, तो 52,600 तक इजिली जाएगा। और उसके अगर ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो 51,000 की तरफ इजिली जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप
गोल्ड में एग्जिट कर सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है। जिनको बाय करना है तो उसके लिए 50,000 या 48,000 का वेट करिए। अगर 50,000 के नीचे, 55,000 के नीचे जब गोल्ड ट्रेड करेगा तभी क्या पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो 50 के नीचे जा सकता है कि नहीं। तो गोल्ड के बारे में अभी इतना बुलिश होने की जरूरत नहीं है। सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर का पूरा इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहता है, तो सिल्वर के बारे में मैंने ज्यादा चार्ट डिस्कस नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रहती है। इसके लिए अगर किसको लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिल्वर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अभी हमने बात की निफ्टी, बैंक निफ्टी का, देन इकोनॉमिक ग्लोबली और डोमेस्टिक, गोल्ड के बारे में, डाउ जोन्स के बारे में डिस्कशन किया। तो इसके बारे में हमने बात की। इम्पोर्टेंट मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, आपको पता है, क्योंकि जो है वो है, जो दिखता है वो सामने दिखता है। और तीसरी बात, मेरा एनालिसिस आप दिखते हैं, आपका भी एनालिसिस, और आप किसी को फॉलो करते होंगे उसका एनालिसिस। अगर ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी, अच्छी लेवल निकालनी है, एक्यूरेसी लेवल डायरेक्शन के हिसाब से, तो आप तीनों का एवरेज निकाल के क्या रेशियो आता है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगी। और स्टॉक के बारे में भी ऐसा हो सकता है। मुझे किसी ने पूछा तो मैं मेरा व्यू पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे। आप और किसी को फॉलो करते होंगे तो किसी स्टॉक के बारे में उनका व्यू कुछ रहेगा और आपका व्यू कुछ रहेगा, तो ओवरऑल आप एवरेज निकाल के उसी स्टॉक का भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी रहेगी। अभी भी मार्केट पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ कोई किसी स्टॉक से दूसरी स्टॉक में स्विच ओवर हो रही है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। जो ग्रोथ, जिस स्टॉक में ग्रोथ होने वाली है वो स्टॉक ऊपर जाएंगे। लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है वहां पे रिजल्ट के बाद बड़ी अपसाइड आपको दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे सैटरडे संडे को, तभी किसी ना किसी कंपनी के रिजल्ट आउट हो चुके होंगे, तो हमें उसके नेक्स्ट वीक में मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन पता चलेगा और तभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।